नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय में आपका स्वागत। सामूहिक कायरता के लिए सामूहिक दंड मिले, दैनिक भास्कर। सांसदों का निलंबन यानी लोगों की आवाज बंद कर देना। उत्तर दक्षिण को बांटने की घातक प्रवृत्ति, दैनिक जागरण। अनुशासन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जाए, बिजनेस स्टैंडर्ड। विवाद का अखाड़ा जनसत्ता। हरित ऊर्जा का बेहतर विकल्प हाइड्रोजन। इस सत्र का हासिल हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। सामूहिक कायरता के लिए सामूहिक दंड मिले, दैनिक भास्कर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटा पढ़ाओ यानी सुसंस्कृत करो को अमल में लाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश वाली एक खंडपीठ उस घटना की सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य की एक महिला को नग्न घुमाया गया और पूरा गांव इसे देखता रहा। कोर्ट ने लोगों की निष्क्रियता को सामूहिक कायरता कहते हुए इस पर सामूहिक दंड का प्रावधान करने को कहा है। जब समाज के लोग ऐसी शर्मनाक घटना पर भी चुपचाप खड़े रहते हैं तो इसे अपराध उद्दीपन उकसाना मानकर पूरे गांव पर सामूहिक दंड लगाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि बेटी पढ़ाने से ज्यादा जरूरी हो गया है अपने बेटों को नैतिक शिक्षा देना ताकि वह महिलाओं का सम्मान करे। हाल के दौर में कई राज्यों में स्कूलों में लड़कियों के दाखिले तो बढ़े, लेकिन उन्हें मारने और तेजाब फेंकने की घटनाएं भी बढ़ी। नतीजतन अभिभावक डर के मारे फिर लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजने से बचने लगे हैं। नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाएं खत्म हो रही हैं और मोबाइल पर हर वह तस्वीर उपलब्ध होने से जो बाल किशोर मस्तिष्क को विषाक्त करती है। बच्चों का व्यक्तित्व बीमार और मानसिक आपराधिक होने लगी है। यही कारण है कि किशोर वय के लड़के दुष्कर्म और हत्या में लिप्त हो रहे हैं। सांसदों का निलंबन यानी लोगों की आवाज बंद कर देना। डेरेक ओब्रायन लेखक, सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं। इन पंक्तियों के लेखक को 14 दिसंबर 2023 को एक नोटिस प्रस्तुत करने, संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन पर गृह मंत्री से एक बयान देने की मांग करने और चर्चा का आग्रह करने के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। तब से यह स्तंभकार मौन व्रत साइलेंट प्रोटेस्ट पर हैं। 9 दिनों तक स्वयं पर थोपे गए इस मौन के बाद यह स्तंभकार की ओर से पहला बयान है, कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ तथ्य। 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पहले सांसद को निलंबित कर दिया गया। इन पंक्तियों के प्रेस में जाने तक 145 और सांसदों को संसद के दोनों सदनों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसे समझने के लिए इस पर विचार करें। कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए और यूपीए 2 की सरकार के 10 वर्षों के समूचे कार्यकाल में लगभग कुल 50 सांसदों को ही संसद से निलंबित किया गया था। एक त्वरित गणना से पता चलता है कि लोकसभा से निलंबित हुए 100 संसद सदस्य 15 करोड़ से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राज्यसभा से निलंबित किए गए 46 सांसद लगभग 19 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में 34 करोड़ लोगों, देश की लगभग 25% आबादी की आवाज दबा दी गई है। 146 निलंबित सांसदों की राज्यवार सूची और वे कितने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इसे देखने भर से पता चलता है कि असम के 3 सांसदों को निलंबित किया गया है जो 83 लाख मतदाताओं के जनप्रतिनिधि। बिहार के 3.7 करोड़ मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को प्रतिबंधित किया गया है। गोवा और हिमाचल प्रदेश राज्यों से एक सांसद सस्पेंड हुए। मेरे 6 और 13 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि। गुजरात के 1.2 करोड़ मतदाताओं के प्रतिनिधि 3 सांसद भी निलंबित कर दिए गए। जम्मू और कश्मीर से 40 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि 3 सांसद निलंबित हुए। इसी तरह झारखंड 50 लाख मतदाता, कर्नाटक 1.95 करोड़ मतदाता, केरल 4.4 करोड़ मतदाता, लक्षद्वीप 50,000 मतदाता, मध्य प्रदेश 62 लाख मतदाता, महाराष्ट्र 2.3 करोड़ मतदाता, राजस्थान 2.2 करोड़ मतदाता के सांसदों की आवाज भी अब खामोश कर दी गई। निलंबित होने वाले सांसदों में ओडिशा 14.3 लाख मतदाता, पुडुचेरी 9.7 लाख मतदाता, पंजाब 1.1 करोड़ मतदाता, तमिलनाडु 6 करोड़ मतदाता, उत्तर प्रदेश 1.5 करोड़ मतदाता, पश्चिम बंगाल 5.8 करोड़ मतदाता के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन सबकी आवाज अब संसद के जरिए देशवासियों तक नहीं पहुंच सकेगी। उत्तर दक्षिण को बांटने की घातक प्रवृत्ति, दैनिक जागरण। प्रणय कुमार लेखक, शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं। हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कुछ दलों द्वारा उत्तर बनाम दक्षिण के बीच के कथित भेद को बढ़ावा एवं तूल देने का प्रयास किया गया है। उत्तर दक्षिण को बांटने की ये प्रवृत्ति नई नहीं है। निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु तमाम राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर इस विभाजनकारी बेल को सींचने की कुचेष्टा की जाती रही है। इसे आर्य बनाम द्रविड़, मूल बनाम बाहरी, काली चमड़ी बनाम गोरी चमड़ी तथा हिंदी बनाम गैर हिंदी विमर्श का ही विस्तार माना जा सकता है। मतगणना वाले
दिन जैसे ही ये साफ हुआ कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार रही है और तेलंगाना में जीत रही है, वैसे ही कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तर दक्षिण सीमा रेखा मोटी और स्पष्ट होती जा रही है। बाद में उन्होंने ये पोस्ट हटा दी। इसी दिन कार्ति चिदम्बरम ने सिर्फ 2 शब्द द साउथ पोस्ट किए। आशय यह जताना था कि दक्षिण के मतदाता उत्तर की तुलना में अधिक सचेत, प्रगतिशील और परिपक्व हैं। हद तो तब हो गई जब डीएमके सांसद डीएनबी सेंथिल कुमार ने संसद में कहा कि इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि भाजपा की ताकत बस इतनी है कि वह मुख्य तौर पर गौमूत्र वाले राज्यों में ही जीत सकती है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा दक्षिण भारत में नहीं आ सकती है क्योंकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हम बहुत मजबूत हैं। तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा अपने डीएनए को बिहारी डीएनए से बेहतर बताने वाला बयान भी उत्तर दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने की मंशा को ही दर्शाता है। यह विडंबना ही है कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत पर सर्वाधिक अधिकार जताने तथा संपूर्ण देश में जानी पहचानी वाली कांग्रेस का स्वर आज क्षेत्रीय दलों जैसा होता जा रहा है। यह देखकर सचमुच निराशा होती है कि जो कांग्रेस कभी जोड़ने की बात करती थी और एकता एवं अखंडता का दम भरती थी, उसे आज कभी मजहबी तुष्टीकरण तो कभी जाति एवं क्षेत्रीय अस्मिताओं के उभार में अपना भविष्य दिखाई देता है। कांग्रेस के अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों को यह याद रखना होगा कि इस देश की मूल प्रकृति और संस्कृति जोड़ने की है। वहाँ यहाँ ऊपरी तल पर दिखाई देने वाले भेदभावों के भीतर सांस्कृतिक एकता की अंतर्धारा सदा प्रवाहित रहती है। कदाचित जोड़ने की इसी भावना के कारण दक्षिण भारत में पैदा हुए आदि गुरु शंकराचार्य को संपूर्ण देश ने सिर माथे बिठाया। सांस्कृतिक तल पर देश को जोड़ने के उनके सत्प्रयासों को व्यापक स्वीकृति एवं अभूतपूर्व सफलता मिली। कथित तौर पर प्रचारित उत्तर दक्षिण के भेद में यदि आंशिक सत्यता भी होती तो दक्षिण के संतों दार्शनिकों का उत्तर में समान रूप से लोकप्रिय और स्वीकृत हो पाना संभव नहीं होता। क्या यह सत्य नहीं है कि कणव, अगस्त्य, माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य आदि ऋषि वैदिक संस्कृति के सर्वमान्य एवं सर्वकालिक आचार्यों, उन्नायकों एवं दार्शनिकों में से सर्वप्रमुख थे। वर्तमान में भी ये सांस्कृतिक एकता के अनेक ऐसे सूत्रधार, व्याख्याकार, आस्था केंद्र, प्रतीक स्थल आदि मौजूद हैं जिनकी राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता है। क्या श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, माता अमृतानंदमयी आदि की अखिल भारतीय स्वीकार्यता एवं अपील पर किसी को कोई संदेह हो सकता है? क्या इसमें भी कोई दो राय होगी कि सूचना तकनीक एवं यातायात के बढ़ते साधनों ने आज देश दुनिया के बीच की दूरी को कम करते हुए विश्वग्राम की संकल्पना को कुछ अर्थों में साकार किया है? क्या यह भी बताने की आवश्यकता है कि आज संपूर्ण देश के युवाओं में एक ऐसी संभावनाएं और आकांक्षाएं हैं वे उत्तर दक्षिण के संकुचित दायरों एवं संकीर्णताओं से परे राष्ट्र के नवनिर्माण एवं विकास में रचनात्मक और सार्थक भूमिका एवं भागीदारी चाहते हैं। एक ओर वे जहां सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने राष्ट्र को भी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस युवाओं की नग टटोलने में भूल कर रही है। जहां काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ अपने तमाम नीतियों योजनाओं के माध्यम से विकसित भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत के साथ 2047 तक भावी भारत की चमकदार छवि प्रस्तुत कर रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी ओबीसी आरक्षण, जनजातीय जनगणना, उत्तर दक्षिण जैसे विभेदकारी मुद्दे और विमर्श के भरोसे वोट बटोरने की आस लगाए बैठी है। लोक मत की अवमानना करने या मतदाताओं की समझ पर सवाल उठाने के स्थान पर कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि आज का भारत लिंग, जाति, भाषा, प्रांत और मजहबाद से ऊपर उठकर विकसित विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या सचमुच भाजपा का जनाधार दक्षिण में नगण्य है? आंकड़े बताते हैं कि भाजपा दक्षिण में भी एक उभरती हुई राजनीतिक शक्ति है। 2018 के 6.98% और महज एक सीट की तुलना में इस बार के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत लगभग 14 और सीटों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। भाजपा को केवल उत्तर तक सीमित मानने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कर्नाटक और तेलंगाना में उसे सिरे से खारिज करना जमीनी सच्चाई को नकारना है। के.एन. नमराई को तमिलनाडु के प्रमुख बनाए जाने के बाद से भाजपा इस राज्य में भी लोकप्रिय हो रही है। यह याद रहे कि बीते 2 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस केरल एवं आंध्र प्रदेश तथा 1971 से तमिलनाडु की सत्ता से दूर है। तो क्या इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि इन राज्यों के मतदाताओं की सोच संकुचित एवं पिछड़ी है? निसंदेह ऐसा विभाजन सोच एवं राजनीति उत्तर दक्षिण समेत अंततः संपूर्ण देश के लिए घातक सिद्ध होगी। अनुशासन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड एम.एस. साहू और सुमित अग्रवाल, लेखक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के विशिष्ट प्राध्यापक और रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के पार्टनर हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में प्रतिभूति अपील पंचाट एसएटी
ने बाजार अधोसंरचना संस्थान MII के एक फैसले को 6 नवंबर को पलट दिया, जिसमें उसने एक कारोबारी सदस्य पर जुर्माना लगाया था। एससीटी ने कहा था कि वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन था, क्योंकि उसे बिना कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए आदेश दे दिया गया था। उसने MII को निर्देश दिया है कि वह अपने सदस्यों के खिलाफ दंड की कार्रवाई के लिए एक प्रक्रिया आरंभ करे। इसमें MII के लिए एक सबक है। उन सभी की निर्णय प्रक्रिया में कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश है। MII संस्थान है, इनकी 3 श्रेणियां हैं: एक्सचेंज, शेयर कमोडिटी और मुद्रा, क्लियरिंग कारपोरेशन और डिपॉजिटरी ये बाजार को बुनियादी ढांचा मुहैया कराती हैं। लाइसेंस शुदा उपयोगकर्ताओं के एक समूह की पहुंच MII के बुनियादी ढांचे तक होती है, ताकि वे लेन-देन में निवेशकों की मदद कर सकें। कारोबारी सदस्य निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों का कारोबार करते हैं, और वे इसके लिए वे एक एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। डिपॉजिटरी प्रतिभागी निवेशकों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखती हैं, और इसके लिए डिपॉजिटरी की अधोसंरचना का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियरिंग सदस्य निवेशकों के कारोबार का निपटान करते हैं, और इस काम में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इश्यूअर निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करते हैं, इसके लिए एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है। MII इन उपयोगकर्ताओं के आचरण का नियमन करके निवेशकों और बाजार के हितों की रक्षा करते हैं। इन MII में से स्टॉक एक्सचेंज तो सदियों से मौजूद है। लंबे समय से उन्होंने विशेष तौर पर प्रतिभूति बाजार और उसके उपयोगकर्ताओं का नियमन किया है। हाल के दशकों में उसका वर्चस्व कम हो गया है, क्योंकि उसकी वाणिज्यिक आकांक्षाओं और नियामकीय आदेश के बीच विवाद की स्थिति बनने लगी है। इसके साथ ही सांविधिक नियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भी नए क्षेत्र की तलाश कर रहा है। MII अब प्रमुख नियामक हैं। ये प्रमुख नियामक सेबी के विस्तार के रूप में काम करते हैं। नियामकीय भाषा में उन्हें सेबी का प्रतिनिधि माना जाता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन कानून उन्हें राज्य मानता है। सेबी और MII दोनों की जवाबदेहियां एक समान है। मिसाल के तौर पर प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का बचाव करना और प्रतिभूति बाजार का विकास तथा नियमन। समय के साथ सेबी ने कई बेहतरीन संचालन व्यवहारों को अपना लिया है। उसने अक्सर ऐसा स्वेच्छा से किया है। उसे लोकतांत्रिक होने के क्रम में दशकों पहले नियम निर्माण के लिए स्वेच्छा से सार्वजनिक मशवरे की प्रक्रिया अपना ली थी। हालांकि कानून अंशधारकों के अधिकारों का उल्लंघन करने की उनकी क्षमता को देखते हुए शक्तियों के प्रयोग की कई उत्कृष्ट प्रथाओं को अनिवार्य करता है। उदाहरण के लिए केवल संचालन बोर्ड ही अर्ध विधायी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। सेबी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के लिए अनिवार्य ऐसी प्रथाएं MII पर भी लागू होनी चाहिए, जब वे समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सन 1990 के दशक के आरंभ की चर्चाओं को याद कीजिए, जो सेबी को मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार देने के संबंध में हो रही थी, क्योंकि अन्य विकल्प कारगर नहीं थे। उस समय यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि सरकार के बाहर किसी एजेंसी को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। नियामकीय संचालन के क्षेत्र में अग्रणी लोगों के कुछ प्रयासों की बदौलत यह कुछ शर्तों के अधीन तैयार हुआ था। नंबर का कानून में कई उल्लंघनों और संबंधित मौद्रिक जुर्माने का उल्लेख है। नंबर का एक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से जुर्माने की राशि का निर्धारण। जुर्माने की राशि भारतीय समेकित निधि में जाती है। नंबर का एक अपील फोरम संबंधित निर्णय के खिलाफ अपीलों पर विचार करता है, और वह नंबर का विस्तृत निर्णय प्रक्रिया के लिए सांविधिक नियम। समय के साथ इस व्यवस्था का विभिन्न नियामकीय कानूनों में अनुकरण किया गया है। वर्ष 2023 की बात करें तो सेबी और MII दोनों के पास पारंपरिक निर्णय लेने के अधिकार हैं, और वे कई तरह के जुर्माने लगा सकते हैं। जुर्माना शब्द में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए दिए गए निर्देश शामिल हैं। ये निर्देश ST द्वारा 15 दिसंबर को एडलवाइस कस्टोडियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम NSE क्लियरिंग लिमिटेड एवं अन्य के मामले में दोहराए गए थे, जिसमें मौद्रिक जुर्माना, यूजर के अधिकारों का निलंबन, निकासी या उन्हें समाप्त करना और पुनर्गठन के आदेश तक सभी शामिल है। MII हर वर्ष तकरीबन 10,000 उपयोगकर्ताओं या सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करता है, जिसके अंत में कई तरह के निर्देश और जुर्माने सामने आते हैं। इनमें से सभी निर्णय प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार नहीं होते हैं। निर्णय प्रायः किसी व्यक्ति को निंदा करने या उसकी आजीविका छीनने वाले हो सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर में विविधिक ढांचा इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि सही निष्कर्ष निकले। सेबी और MII के निर्णय समान लक्ष्यों को लेकर होते हैं, और उनके परिणाम भी एक जैसे होते हैं, तथा वे सरकार की शाखाएं हैं। इसलिए ऐसी कोई वजह नहीं है कि ऐसे निर्णय के लिए विधिक प्रावधान नहीं होने चाहिए। MII द्वारा मजबूत निर्णय के लिए जरूरी है। नंबर का संबद्ध मौद्रिक जुर्माने के साथ उल्लंघनों की एक सूची।
उन उल्लंघनों को निर्देशित करना जो उपयोगकर्ता की पहुंच को निलंबित करना या रद्द करना या किसी जारीकर्ता के व्यापार डीलिस्टिंग को निलंबित करना आवश्यक बनाते हैं। नंबर का एक निर्णय अधिकार जो अक्सर कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है या अधिकारियों का पैनल होता है, एमआईआई का बोर्ड नहीं, या जो न्यायिक निर्णय में प्रशिक्षित हों या और निर्णय संबंधी खोज प्रक्रिया से जुड़े हों। नंबर का जुर्माना वसूलने या भारतीय समेकित निधि में जमा करने की व्यवस्था। नंबर का उल्लंघनों के निस्तारण के लिए एक संस्था और नंबर का एक बाहरी अपीलीय प्राधिकार। एमआईआई का निर्देशक मंडल नहीं जो निर्णय संबंधी आदेशों से पीड़ितों की अपील पर विचार कर सके। सेबी नियमन में व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर का कारण बताओ नोटिस जारी करने की जिसमें तथ्यों की जांच के बाद कथित गलत आचरण का ब्यौरा हो जो कि एक उल्लंघन है और उल्लंघन स्थापित होने के बाद प्रस्तावित दिशा। नंबर का एमआईआई के अधिकार वाली सभी प्रासंगिक सामग्रियों की आपूर्ति जो या तो आरोपों को स्थापित करे या उन्हें सीमित करे। नंबर का आरोपित कोई अफसर की वह लिखित रूप से या अधिकारी के समक्ष आरोपों का खंडन कर सके। नंबर का नोटिस को कम करने या अनुपातिकता के सिद्धांत पर विचार करते हुए कारण बताओ नोटिस का उचित आदेश द्वारा निपटान करना। नंबर 4 प्रत्येक निर्णय का सार्वजनिक रूप से प्रसार मसलन सेबी या एसटी के आदेशों का। नंबर 6 प्राधिकारियों और पक्षकारों द्वारा कारण बताओ नोटिस के निस्तारण तथा विभिन्न कामों के लिए समय सीमा। एमआईआई को लंबित सांविधिक प्रावधानों के बीच अपने आंतरिक नियमन में स्वेच्छा से न्यायिक अनुशासन लाना चाहिए। वे जुर्माने के निपटान के लिए एक विशेष एजेंसी के इस्तेमाल पर भी विचार कर सकते हैं। इससे इसे लेकर भरोसा बढ़ेगा और एमआईआई की संस्थागत वैधता बढ़ेगी। विवाद का अखाड़ा जनसत्ता। भारतीय कुश्ती महासंघ विवादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हालांकि लंबे इंतजार के बाद इसके पदाधिकारियों का चुनाव हो तो गया मगर उसके अध्यक्ष पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के काबिज होने से एक नया विवाद शुरू हो गया था। इस जीत से निराश होकर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री सम्मान लौटा दिया। कहा जा रहा है कि संजय सिंह के जरिए कुश्ती महासंघ पर एक तरह से ब्रजभूषण सिंह का ही कब्जा बना रहेगा। इसके संकेत भी चुनाव नतीजे आने के साथ ही मिलने शुरू हो गए थे। न केवल ब्रजभूषण सिंह विजय जुलूस में शामिल हुए बल्कि उनके घर के बाहर समर्थकों ने इस आशय का बैनर भी लगाया कि दबदबा बना रहेगा। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगा था जिसे लेकर लंबे समय तक महिला खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था मगर खेल मंत्रालय का रवैया इस मामले में पक्षपातपूर्ण ही देखा गया था। तब अदालत के हस्तक्षेप से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकी थी। फिर भी दिल्ली पुलिस जांच में कोताही बरती देखी गई थी। अतः अदालत की सख्ती के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो सका था। जांच से स्पष्ट है कि महिला खिलाड़ियों के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह का व्यवहार उचित नहीं था। इसलिए अदालत ने उनके और उनके परिवार के किसी सदस्य के महासंघ का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। मगर संजय सिंह का चुनाव लड़ाकर एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर से महासंघ पर अपनी पकड़ बना ली है। ऐसे में खिलाड़ियों का भय, निराशा और आक्रोश समझा जा सकता है। खिलाड़ियों ने आंदोलन की इस बात को लेकर छेड़ा था कि महासंघ को साफ सुथरा और खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके मगर ऐसा हो नहीं सका। सरकार का सकारात्मक रुख न होने की वजह से खिलाड़ियों ने पहले ही अपने पदक गंगा में विसर्जित करने का फैसला किया था मगर उन्हें ऐसा करने से रोका और आश्वस्त किया गया ताकि उनकी मांगें पूरी कराई जाएंगी। अब जब फिर से महासंघ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की छाया बरकरार है तो समझाना मुश्किल ही नहीं है कि इन खिलाड़ियों के लिए उनमें रहना कितना मुश्किल होगा। दरअसल यह स्थिति केवल कुश्ती महासंघ की नहीं, हर खेल संघ में किसी न किसी तरह का विवाद देखा जा सकता है। इसलिए कि खेल संघों में राजनीतिक लोगों का प्रवेश रोका नहीं जा सका है। कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उठे एक विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति को गठन किया था। उसने सुझाव दिया था कि बीसीसीआई में खिलाड़ियों को ही पदाधिकारी बनाया जाना चाहिए और उनका एक पद पर कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जब तक राजनीतिक लोगों को खेल संघों से दूर नहीं रखा जाएगा तब तक इनमें अनियमितताओं को खत्म करना मुश्किल ही बना रहेगा। मगर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को कुश्ती महासंघ में प्रवेश न हो पाता तो शायद ऐसी स्थिति न हो पाती जैसी इस समय है। जिन खिलाड़ियों ने विरोध में संन्यास लिया और अपना पद्मश्री लौटाया है वे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर चुके हैं। उनके आगे न खेल पाने से आखिरकार नुकसान देश का ही होगा। हरित ऊर्जा का बेहतर विकल्प हाइड्रोजन। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित हाइड्रोजन में प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित करने की क्षमता है।
हरित हाइड्रोजन मिशन में उर्वरक उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन, स्टील परिवहन आदि जैसे उद्योगों में हरित हाइड्रोजन के साथ भूरे हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की परिकल्पना की गई, जिसमें कार्बन उत्सर्जन और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इससे 2030 तक जीवाश्म ईंधन की आयात में 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत होने का अनुमान है। विद्युत अपघटन के माध्यम से 1 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग 10 लीटर अलवणीकृत की पानी की आवश्यकता है। इस हिसाब से प्रतिवर्ष 5 एम एमएमटी हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लगभग 500 लाख घन मीटर डिमिनराइज अलवणीकृत पानी की आवश्यकता होगी। अधिकांश हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र बंदरगाहों के पास संस्थापित होने की उम्मीद है। हाइड्रोजन स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा, कम उत्सर्जन वाला और उपयोग में सुरक्षित है। पानी को विद्युत अपघटित करके पानी से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इसे हरित पानी के लिए बिजली नवीकरणीय स्रोतों से होनी चाहिए। ज्यादातर मामलों में इस प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हरित हाइड्रोजन मिशन में 4 पद शामिल है। प्रथम पद हरित हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक कौशल 17,490 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं शुरुआती चरण के लिए 1,486 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। शोध और विकास के लिए 400 करोड़ रुपए, मिशन के अन्य घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाइड्रोजन संक्रमण के लिए रणनीतिक कौशल योजना के तहत हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर विद्युत अपघट्य जो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त करवाता है। विनिर्माण परियोजनाओं के लिए बोलियां दिसंबर 2023 तक जमा की गई। राजनीतिक हस्तक्षेप योजना के तहत भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए 4.5 लाख टन की उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के चयन के लिए अनुरोध भी बीते जुलाई माह में जारी किया गया था। कुछ स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों अब तक ऊर्जा परिवर्तन पर हावी रही हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और लिथियम आयन बैटरी। इन प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर निर्माण और तैनाती से उनकी लागत में गिरावट देखी गई है। 2010 और 2018 के बीच बैटरी की लागत में 84% और सौर ऊर्जा के लिए 87%, तटवर्ती पवन ऊर्जा के लिए 47% और अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 32% की गिरावट आई है। इन प्रौद्योगिकियों का विकास और निर्माण बड़े पैमाने पर भारत के बाहर हुआ। कंपनियों के झुकाव अमेरिका, यूरोप और चीन पर है। प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए इन देशों ने नवाचार श्रृंखला में पर्याप्त और उचित वित्त पोषण सुनिश्चित करके सार्वजनिक और निजी दोनों वित्तीय व्यवस्था के साथ प्राथमिकता वाली प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूत आपूर्ति उपयोग नीतियों को लागू किया है। दुनिया अभूतपूर्व गति और पैमाने पर ऊर्जा के स्वच्छ, कम कार्बन स्रोतों की ओर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। प्रौद्योगिकी वक्र में आगे रहना सभी के देश के लिए रणनीतिक महत्व का विषय है, लेकिन विशेष रूप से भारत के लिए, जो आने वाले दशकों में इन प्रौद्योगिकियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक होगा। भारत को ऊर्जा परिवर्तन के लाभों को अधिकतम करने के लिए खुद को प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर स्थापित करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी निर्माता बनने की जरूरत है, न कि प्रौद्योगिकी क्रय करने वाला बनने की। और हाइड्रोजन की शुरुआती मांग बाजार में स्थापित होने के लिए ईंधन सेल, बिजली क्षेत्र में आपूर्ति और मांग को संतुलित करना और उद्योग में जीवाश्म ईंधन की जगह लेना शामिल है। भारत में हाइड्रोजन के उपयोग का संभावित पैमाना बहुत बड़ा है, जिसके 2050 तक 3 से 10 गुना तक वृद्धि के अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एजेंसी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। एजेंसी ने यह भी सुझाव दिया था कि उपयोग किए जाने वाले इस हाइड्रोजन का लगभग 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाना चाहिए। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। यह ऊर्जा की अधिक मात्रा का वितरण या संग्रहण कर सकता है। वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन या उर्वरक उत्पादन में हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जबकि परिवहन एवं अन्य उपयोगकर्ता इसके लिए उभरते बाजार हैं। हाइड्रोजन और ईंधन सेल वितरित या संयुक्त ताप तथा शक्ति सहित विविध अनुप्रयोगों में प्रयोग के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा भंडारण और उसे सक्षम करने के लिए तंत्र चालित बिजली आदि के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। इनकी उच्च दक्षता और शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन संचालन के कारण हाइड्रोजन और ईंधन सेलों जैसे कई अनुप्रयोगों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कम करने की क्षमता है। इस समय दुनिया भर में कुल उत्पादित हाइड्रोजन का 1 से 1.5% हिस्सा ही हरित हाइड्रोजन होता है। हरित हाइड्रोजन के अधिक उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण और संस्थापन को 0.3 गीगावाट की वर्तमान क्षमता से वर्ष 2050 तक अभूतपूर्व दर से लगभग 5,000 गीगावाट तक बढ़ाना आवश्यक है। भारत उर्वरक और रिफाइनरियों सहित औद्योगिक क्षेत्र में अमोनिया और मेथनॉल के उत्पादन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 60 से 70 लाख टन हाइड्रोजन की खपत करता है। उद्योग की बढ़ती मांग और परिवहन और बिजली क्षेत्र के विस्तार के कारण यह हाइड्रोजन की खपत 2050 तक बढ़कर 2080 से 300 लाख टन हो सकती है। अभी हरित हाइड्रोजन
अभी हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत अधिक है और वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन की लागत हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि के समान ही हो जाएगी। उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर कीमतों में और कमी आएगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि भारत की हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक 5 से 6 गुना तक बढ़ जाएगी। इसमें 80% भागीदारी हरित हाइड्रोजन की होगी। भारत अपने सस्ते नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों के कारण वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन का शुद्ध निर्यातक बन सकता है। वैसे भी पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। इससे भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी आयात निर्भरता को कम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक मसौदा नीति भी जारी की है। इस उद्योग का आरंभिक चरण क्षेत्रीय हब के निर्माण पर आधारित है, जो उच्च मूल्य वाले हरित उत्पादों और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण सेवाओं के निर्यात पर केंद्रित है। हरित हाइड्रोजन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली आर्थिक स्थिरता व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने पर उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ईंधन सेल तकनीकी, जिनका उपयोग कारों में प्रयोग करने होने वाले हाइड्रोजन ईंधन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, अब भी महंगे हैं। कारों में हाइड्रोजन ईंधन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन स्टेशन का बुनियादी ढांचा अब भी व्यापक रूप से विकसित नहीं है। विकेंद्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन को एक इलेक्ट्रोलाइजर के लिए अक्षय ऊर्जा की खुली पहुंच के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस सत्र का हासिल हिंदुस्तान 17वीं लोकसभा बल्कि संसद का शीतकालीन सत्र जिस तरह से संपन्न हुआ, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे तो हर एक सत्र से देश को एक सकारात्मक दिशा मिलने की अपेक्षा रहती है, मगर इस सत्र से खास उम्मीद थी, क्योंकि यह न सिर्फ नए संसद भवन का पहला पूर्णकालिक सत्र था, बल्कि यह लोकसभा अपने आखिरी पड़ाव पर है। इसका अगला सत्र बजट का होगा और उसके बाद तमाम सांसद आम चुनाव में चले जाएंगे। मगर दुर्योग से इसके हिस्से आजाद भारत के संसदीय इतिहास में सर्वाधिक सांसदों के निलंबन का नकारात्मक रिकॉर्ड तो दर्ज हुआ ही, यह संसद की सुरक्षा में सेंध की गंभीर चिंता भी छोड़ गया। निसंदेह सरकार इस सत्र में कई ऐतिहासिक विधेयकों को पारित कराने में सफल रही, खासकर आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता को पारित किए जाने के लिए इसे भावी पीढ़ियां याद करेंगी। मगर इसके बाद यह तथ्य भी नथी होगा कि जब यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो रहा था, तब विपक्षी बेंचें लगभग खाली थी। यह एक सुखद तस्वीर नहीं हो सकती। संसद में गतिरोध या सत्ता पक्ष या विपक्ष में तनातनी कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह जीवंत लोकतंत्र का एक लाजिम पहलू है। मगर उसकी ये भी एक सीमा है और उसका ख्याल दोनों पक्षों को रखना पड़ता है। निसंदेह सदनों के संचालन में महती जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और प्रायः संसदीय कार्य मंत्री की काबिलियत ही बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट के आधार पर आंकी जाती है। मगर विडंबना यह है कि हाल के वर्षों में केंद्रीय विधायिका की बात हो या फिर राज्य विधायिकाओं की संसदीय गतिविधियों के दौरान अक्सर विभागीय मंत्रियों की सक्रियता उभर कर सामने नहीं आती है। संसदीय कार्य मंत्रियों को चूंकि सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व से साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, इसलिए वे अक्सर प्रतिपक्ष पर कटु राजनीतिक टिप्पणी करने से बचते हैं। मगर मौजूदा समय में ऐसी स्वस्थ परंपरा अपना वजूद खो रही है, जिसका खामियाजा हमारे संसदीय लोकतंत्र को भुगतना पड़ सकता है। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से अपने निलंबन के विरोध में शुक्रवार को जंतर मंतर पर धरना दिया और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। मगर सवाल यह है कि सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या उन्होंने अपने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का प्रदर्शन किया है? विपक्ष की यह संसदीय जिम्मेदारी थी कि विभिन्न विधेयकों पर अपने विचारों से वह एक मुकम्मल कानून बनाने में संसद की मदद करता है, मगर उसने मंत्री विशेष के बयान पर अड़कर रणनीतिक चूक की और सरकार के लिए रास्ता सुगम ही बनाया। फिर संसद के भीतर उसकी ओर से लगातार आसन को लक्षित किया जाता रहा और निलंबन के बाद संसद परिसर में जिस तरह से सभापति का निरादर किया गया, उसमें वह सत्ता पक्ष में किसी सौहार्द की अपेक्षा भी कैसे कर सकता था। इस पूरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों से चूक हुई और दोनों ने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आगामी आम चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने में भूल गए कि दोनों को एक दूसरे की आगे भी जरूरत पड़ेगी। उनको भी नहीं बोलना चाहिए कि उनके आचरण पर भारतीयों का ही नहीं बल्कि तमाम मुल्कों में लोकतंत्र की चाह रखने वालों में भी पैनी नजर रहती है। धन्यवाद।